हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस। तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस भी आपकी यूजीसी नेट प्रिपरेशन यूनिट 1 का हिस्सा है। ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने डेफिनेशन को कवर किया था, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फोरेंसिक्स को हमने कवर किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। अब ये जो हिस्ट्री और डेवलपमेंट है ना, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो एक इंडियन हिस्ट्री हो गई, ठीक है, कि इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, इंडिया में क्या हिस्ट्री है। और एक हो गई ओवरऑल, ओवरऑल हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरऑल हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, फिर हम मूव करेंगे इंडियन हिस्ट्री और इंडियन डेवलपमेंट पे। ओके, सो आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, जो कि एक ब्रॉड कैटेगरी है। ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे, कुछ सेक्शंस में हमने इस हिस्ट्री को, डेवलपमेंट को डिवाइड करा है, यानी उन्हीं हेड्स में हम कंप्लीट करेंगे, राइट। ओके, so, history and development of forensic science can be traced back thousands of years with significant advancement occurring over time. तो ऐसा नहीं है कि फोरेंसिक साइंस बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट है साइंस के फील्ड का। कई सालों पहले से भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती रही थी, बट हमने उसको ना डिफरेंशिएट नहीं करा था कि देखो भाई ये तो फोरेंसिक साइंस है। ठीक है, पहले से भी वो कुछ प्रैक्टिसेस होती रही थी, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स के थ्रू आइडेंटिफिकेशन करना, जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करना, एक्सट्रैक्ट करना। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ना, वो कई सालों पहले से ही चलती आ रही हैं। और ये जो हिस्ट्री है ना, वो कुछ समय पहले की नहीं है। ओके, जो की माइलस्टोन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंशियंट बिगिनिंग्स, जो सबसे पहले चीजें शुरू हुई थी, वहां से हम शुरू करेंगे एंशियंट बिगिनिंग। फिर हम देखेंगे मिडीवल यूरोप में क्या डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद अर्ली मॉडर्न पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ, फिर हम 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ वो देखेंगे, फिर लेट 19th एंड 20th सेंचुरी के डेवलपमेंट हम देखेंगे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हेड्स है फोरेंसिक साइंस के डेवलपमेंट का। उसके बाद हम डीएनए रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, फोरेंसिक डिजिटल फोरेंसिक्स पढ़ेंगे, जो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है फोरेंसिक साइंस की, वो हमें पढ़नी है। एंड देन क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रीडिएशन। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, मिडीवियल यूरोप, अर्ली मॉडर्न पीरियड, 18th एंड 19th सेंचुरी। जो मेजर डेवलपमेंट हुई है वो 18th और 19th सेंचुरी में ही है। जो मैक्सिमम चीजें डेवलप होना शुरू हुई थी फोरेंसिक साइंस में 18th 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, मतलब लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में भी मेजर डेवलपमेंट्स हुई। तो यहाँ पे मैं 2 स्टार मार्क लगा देती हूँ, जिससे आप ये समझ जाओगे कि 18th 19th सेंचुरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एंशियंट बिगिनिंग्स। एंशियंट बिगिनिंग्स में क्या था, द रूट ऑफ फोरेंसिक साइंस कैन बी फाउंड इन एंशियंट सिविलाइजेशंस इन एंशियंट चाइना। मैंने अंडरलाइन कर दिया एंशियंट चाइना में, फॉर द एग्जांपल ऑफ अर्ली as 6th century BEC. So early as 6th century BEC के टाइम से चाइना में फोरेंसिक डेवलपमेंट्स देखी गई है। देयर वर रिकॉर्ड्स ऑफ यूजिंग फिंगरप्रिंट इम्प्रेशंस एज अ मीन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना में सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफिकेशन का मोड बनाया गया था। सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स के थ्रू आइडेंटिफिकेशन उन्होंने किया था, बट किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी, कोई प्रॉपर मेथड डेवलप नहीं करा एंड ऑल दैट। बट ये एविडेंसेस मिले हैं, ऐसे कुछ सबूत मिले हैं कि चाइना में 6th सेंचुरी के आसपास फिंगरप्रिंट की हेल्प से लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था। In ancient Rome, autopsies were performed to determine cause of death. Again, very important. ठीक है, एंशियंट रोम में मतलब अर्ली टाइम्स में कई सालों पहले अटॉप्सीज परफॉर्म करी जाती थी रोम में, ये जानने के लिए कि भाई रियल कॉज क्या है डेथ का, है ना। अटॉप्सीज या फिर जो पोस्टमार्टम जिन्हें आप कहते हो, मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स में पीएम लिख देती हूँ। पोस्टमार्टम जो होता है वो रियल कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए किया जाता है। आज की डेट में भी जो पोस्टमार्टम होता है वो रियल रीजन ऑफ डेथ पता करने के लिए, कितने समय पहले, टाइम सिंस डेथ, टाइम ऑफ डेथ, ये पता करने के लिए पोस्टमार्टम एनालिसिस करी जाती है। सो ये पोस्टमार्टम एनालिसिस एंशियंट रोम में, एंशियंट टाइम्स में करी जाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ डेथ। अगर हम मेडिवियल यूरोप की बात करें तो ड्यूरिंग मिडिल एजेस सम अर्ली फोरेंसिक प्रैक्टिसेस emerged. For example, 13th century, a Chinese book called His Duan Yu.
हिज डू ऑन यू, जिसका मतलब था वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स, ये पब्लिश हुई। ये इंपॉर्टेंट है बुक भी, आपको ना कई बार मैचअप में आ जाएगा, ठीक है। इधर लिख दिया हिज डू ऑन यू, उसका मीनिंग लिख दिया इधर वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स, या फिर कहाँ डेवलप हुआ था, क्या था इसका एग्जैक्ट मीनिंग, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। दिस डिस्कस द एग्जामिनेशन ऑफ कॉर्पस ड्यूरिंग ड्राउनिंग केसेस। तो इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें जो डिस्कस करी गई है, जो मेंशन करी गई, वो ये थी कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि अगर किसी इंसान की डेथ हुई है तो वो रियल कॉज ऑफ ड्राउनिंग की वजह से हुई है, मतलब वो ड्राउनिंग की वजह से हुई है और ड्राउनिंग की वजह से नहीं हुई है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग, पोस्ट मॉर्टम ड्राउनिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे अर्ली इस बुक में डिस्कस किया गया था, making it one of the earliest known works of forensic science in Europe. Medical practitioners begin studying the effects of poisons and decomposition of the bodies, कि बॉडी किस तरीके से डिकम्पोज हो रही है, ये जो पॉइजन का इफेक्ट कैसा आ रहा है, कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट कर रही है, कौन से एरिया पे इफेक्ट कर रही है, स्किन पे कर रही है, हार्ट पे कर रही है, लंग्स पे कर रही है, जीआईटी पे कर रही है, कहाँ पे किस तरीके से मैकेनिज्म इसका हो सकता है, क्या पॉसिबल वे हो सकता है, ये सारी चीजें पॉइजन की मैं बात कर रही हूँ कि किस तरीके से पॉइजन रिएक्ट करता है, कैसे वो बॉडी को कैप्चर करता है और किस तरीके से कौन सा सिस्टम बंद पड़ता है और किसी पर्सन की डेथ होती है। ये सारी चीजें जो पढ़नी समझनी है वो इस टाइम तक शुरू हो चुकी थी। ओके नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं अर्ली मॉडर्न पीरियड की, तो इन 16th इन 17th सेंचुरी वी सॉ इमर्जेंस ऑफ एनाटॉमिकल स्टडीज, द यूज ऑफ अटॉप्सी एज अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी। अब अटॉप्सी को एज अ टूल यूज करा जाने लगा टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी। जब तक अटॉप्सी नहीं करेंगे, जब तक बॉडी को नहीं खोलेंगे, आप पता नहीं कर सकते कि ह्यूमन एनाटॉमी कैसी है, राइट। अभी हमें पता है कि कहाँ पे हार्ट सिचुएटेड है, कहाँ पे लंग्स होते हैं, कहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन लाइक पैनक्रियास कहाँ है, किडनीज कहाँ है, वी ऑल नो दैट, है ना। जिसने भी साइंस पढ़ी है, जिसने भी बायोलॉजी पढ़ी है, उस बच्चे को पता है कि कौन से ऑर्गन्स कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। आपने इमेजेस भी देखी है, वी नो एवरीथिंग टिल डेट, ठीक है। बट पहले तो सोचो, जब पहले इंटरनेट, ऑफ कोर्स इंटरनेट तो हो ही नहीं सकता, बट वो अर्ली टाइम जब लोगों को नहीं पता था कि हमारा अनॉटमी कैसा है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सा ऑर्गन हार्ट है, कौन सा ऑर्गन लंग है, कौन सा ऑर्गन किडनीज है, ये कैसे पता चलेगा जब तक बॉडी ओपन अप नहीं करेंगे। तब अटॉप्सीज होने लग गई टू अंडरस्टैंड दी ह्यूमन अनोटमी, ठीक है। इसके अलावा एनाटॉमिकल स्टडीज बहुत बहुत मेजर वे में डेवलप होने लगी। द वर्क ऑफ इटालियन फिजिशियन एंटोनियो मारिया contributed to understanding of the anatomy of ear which had forensic applications in case of gunshot injury, ठीक है। तो ईयर की एनाटॉमी हमें पता करी, बट वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फोरेंसिक में क्यों इंपॉर्टेंट है ईयर की एनाटॉमी, क्योंकि वो रिलेटेड थी किसी गन शॉट इंजुरी से, और वो गन शॉट की इंजरी कहाँ पे हुई थी, ईयर में हुई थी, या फिर कान से छुके गई थी, या कान को क्रॉस करके गई थी, ईयर्स को क्रॉस करके गई थी। तो इस वजह से ईयर एनाटॉमी का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये जो हमारे इटालियन फिजिशियन थे, उन्होंने, मैंने फिजिसिस्ट बोल दिया शायद, इट इज फिजिशियन, ठीक है। जो इटालियन फिजिशियन थे, उन्होंने उस एनाटॉमी को समझा और हमें बताया, और गन शॉट इंजरी की भी इंफॉर्मेशन हमें मिली। 1609 में फर्स्ट ट्रीटी हुई सिस्टमिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन की, और वो कहाँ पे पब्लिश हुआ, फ्रांस में पब्लिश हुआ। तो सबसे पहले एक ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी को हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 1609 में, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ऑन सिस्टमिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, और वो फ्रांस में पब्लिश हुआ। इन 1784 फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड यूज ऑफ फिजिकल मैचिंग वाज मेंशन्ड। फर्स्ट यूज ऑफ फिजिकल मैचिंग। ये फिजिकल मैचिंग क्या है, फिजिकल मैचिंग के बारे में भी सब बच्चों ने पढ़ा होगा, राइट। सो जब कभी भी हम एज टू एज मैचिंग करते हैं और वो फिट हो जाता है, राइट, अगर वो दोनों एजेस फिट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा, let's say I have a piece which have this type of structure and I have another piece which have this type of end, इसका मतलब ये है ये 100% मैच कर रहे हैं, दे आर फिजिकली मैचिंग। इसका मतलब ये है ना कि जो पीस 1 है वो पीस 2 का ही हिस्सा है, ये दोनों एक ही प्लेस से ओरिजिनेट हुए हैं। इस तरीके की मैचिंग को हम बोलते हैं फिजिकल मैचिंग, और ये कंफर्मेटरी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होता है। मैंने कई बार बच्चों से पूछा है कि ये कौन सा एग्जामिनेशन है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन है,
और बच्चे गड़बड़ कर ही देते हैं, बट ये इस तरीके का एग्जामिनेशन है जिसको हम बोल सकते हैं कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन। इसके बाद आपको फर्दर एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर वो पजल की तरह एक दूसरे को फिट हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल मैचिंग। और सबसे पहला यूज 1784 में देखा गया जब एक इंग्लिशमैन कन्विक्ट हुआ था मर्डर के लिए। अब जो पहले गन में जो बैड पीसेस होते हैं वो पेपर के बने हुए होते थे, और ये जो पेपर के पीसेस है ना वो दोनों इकट्ठे एक जगह मैच हो गए प्रॉपरली, तो ये पॉजिटिव फिजिकल मैचिंग हुई और फिर उसको कन्विक्शन हो गई। जिसने गन फायर करी थी ना, जिसने मर्डर करा था, उसको कन्विक्शन हो गई। तो इस वजह से हमने ये नोटिस करा कि ये फर्स्ट फिजिकल मैचिंग का क्या है, एग्जाम्पल है। राइट। अब आ जाते हैं हम 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में, जहां पे सबसे ज्यादा मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं। द डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी गेन्ड वेरी प्रोनाउंस्ड आइडेंटिफिकेशन। मैथ्यू ऑर्फिला को हम बोलते हैं मॉडर्न फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ही वॉज अ स्पेनिश बॉर्न केमिस्ट ऑफन कंसीडर्ड एज फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं मॉडर्न, ठीक है, इज मॉडर्न फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, या फिर मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी के फादर है। राइट। ही पब्लिश्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क on detection of poisons. Additionally, the use of fingerprints of identification begin to gain recognition in this period. So सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कमेंडेबल काम किया था मैथ्यू ऑर्फिला ने, जो है फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। उन्होंने पॉइजन्स के बारे में बताया कि क्या क्या पॉइजन्स होते हैं, कैसे आप पॉइजन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट था इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स के भी जो पीछे के साइंसेज हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए, और आइडेंटिफिकेशन और इसका रिकॉग्निशन बहुत ही मेजर लेवल पे शुरू हो चुका था। द फर्स्ट क्रिस्टल टेस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन यूजिंग हीमन क्रिस्टल, जो हम आज की डेट में भी यूज करते हैं, इट वाज द फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि विच वाज द फर्स्ट क्रिस्टल टेस्ट फॉर ब्लड आइडेंटिफिकेशन। सो फर्स्ट क्रिस्टल टेस्ट हीमोग्लोबिन आइडेंटिफिकेशन के लिए हुआ था 1853 में, और जो किसने किया था, लुडविग टाइकमैन ने, और इसे हम कहते हैं टाइकमन टेस्ट भी। अब याद करो, आपने कई बारी बीएससी में भी पढ़ा होगा टाइकमन टेस्ट, एमएससी में भी पढ़ा होगा, लैब में किया भी होगा टाइकमन टेस्ट। तो यही टाइकमन टेस्ट सबसे पहले डेवलप हुआ था 1853 में, जिसपे हम क्रिस्टलाइज फॉर्म में हीमोग्लोबिन को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। फर्स्ट यूज ऑफ फोटोग्राफी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड देयर डॉक्यूमेंटेशन वाज आल्सो मेंशन्ड। तो सबसे पहला जो यूज फोटोग्राफ्स का था, डॉक्यूमेंटेशन का था, क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। फोटोग्राफ किसके लिए, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसी पीरियड में हुआ था इन 1843 एंड 44 फर्स्ट यूज ऑफ फोटोग्राफ बाय अल्फोंसे बोर्टोलोन was mentioned कि इन्होंने सबसे पहले मार्क शॉट्स लिए थे टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, और इन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो भी डेवलप करा था। फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ फिंगरप्रिंट टू सॉल्व क्राइम इसी एरा में हुआ। फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक यूज ऑफ कंपैरिजन ब्रिज, मतलब कंपैरिजन माइक्रोस्कोप भी इसी ही एरा में डेवलप हुआ। और किसने डेवलप करा था, जो कि हमारे फादर ऑफ बैलिस्टिक्स भी है, केल्विन गोडार्ड। केल्विन गोडार्ड ने ये जो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में डेवलप करी थी। और ये जो कंपैरिजन ब्रिज की मैं बात कर रही हूँ ना, उन्होंने दो माइक्रोस्कोप्स को एक कंपैरिजन ब्रिज से जोड़ दिया, जिसमें हमको पैरेलल विजुअल्स मिलते हैं, और हम साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट का आप साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हो, बुलेट केसेस का, शेल्स का, कार्ट्रिज केसेस का आप साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हो, एग्जामिनेशन कर सकते हो। तो जो हमारे फादर ऑफ बैलिस्टिक्स हैं, केल्विन गोडार्ड, सॉरी, जो केल्विन गोडार्ड है, मैं गलती से मैथ्यू ऑर्फिला बोल रही थी, एक्सक्यूज दैट। ओके, केल्विन गोडार्ड, जो केल्विन गोडार्ड है वो हमारे फादर ऑफ बैलिस्टिक्स है, और वो क्या थे, बैलिस्टिक्स पे काम करते थे। उन्होंने सबसे पहले कंपैरिजन माइक्रोस्कोप किसके लिए डेवलप करा था, बुलेट शेल्स को कंपेयर करने के लिए डेवलप करा था। दो माइक्रोस्कोप्स को जोड़ दिया था एक कंपैरिजन ब्रिज से, इस एरा में हुआ। इसके अलावा फोटोग्राफ, जो मार्क शॉट्स थे वो अल्फोंसे बार्टोलोन ने शुरू करे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। वो बॉडी मेजरमेंट से भी आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे क्रिमिनल्स का, बट उन्होंने इनकॉर्पोरेट करा फोटोग्राफ्स, वो भी इन 1843 एंड 44। द अर्ली फोरेंसिक स्पेशलिस्ट वर सेल्फ टॉट, ऑफ कोर्स। तब पहले कोई फोरेंसिक साइंस का तो कोर्स होता नहीं था, तो वो सेल्फ टॉट थे। उन्होंने ही चीजों को समझा, और उन्होंने रिलेट करा कि वो कैसे क्राइम सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वजह से देवर सेल्फ टॉट।
There were no specific schools and colleges who offer courses or training. The establishment of forensic science and curricula in 1902, वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने किया था उनका नाम था R.A. राइस। वो एक स्विस प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड के। सबसे पहले मेंशन जो कि करिकुलम में आया फोरेंसिक साइंस में 1902 में आया। फर्स्ट स्टेप टू एस्टैब्लिश फोरेंसिक साइंस एज अ डिसिप्लिन, और ये सबसे पहला स्टेप था फोरेंसिक साइंस को एज अ डिसिप्लिन डेवलप और मेंशन करने का, स्टैब्लिश करने का। इन 1950 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्टैब्लिश करता है एक और एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड अमेरिकन एकेडमी ऑफ फोरेंसिक साइंस इन शिकागो। तो ये सेकेंड मेंशन था कि 1950 में भी डेवलपमेंट्स शुरू हो चुके थे। फर्स्ट यूज ऑफ कंपैरिजन माइक्रोस्कोप स्टार्टेड फॉर, this is for bullet comparison 1931. Absorption illusion ABO blood group typing was started in 1931, मतलब 1800s and 1900s, ये जो एरा था, ये जो सेंचुरी थी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट्स हुए। ये जो अब्जॉर्प्शन इल्यूशन ऐसे है अभी भी रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एबीओ ब्लड टाइपिंग के लिए, ड्राइड ब्लड स्टेन से। ओके 1935 invention of first interference contrast microscope by Fritz Zernick, really very important, and he won the Nobel Prize for that in 1953. And development of luminol was also mentioned in this era, in this century. ओके अब हम बात करेंगे लेट 19th सेंचुरी की और 20th अर्ली 20th सेंचुरी की। जो हमारे सर फ्रांसिस गाल्टन थे, इन्होंने मेजर काम करा था फिंगरप्रिंट्स पे। उन्होंने फिंगरप्रिंट पैटर्न को देखा, उनकी यूनिकनेस को देखा और मॉडर्न फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स दिए। उन्होंने बताया कि ये कॉमन भी है और यूनिक भी है। कॉमन है इस वजह से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिक है इस वजह से हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो अल्फोंसे बोर्डलॉन थे, उन्होंने एंथ्रोपोमेट्री भी इंट्रोड्यूस करा। इट वाज द सिस्टम ऑफ बॉडी मेजरमेंट we used to identify criminals by body measurements. These methods were greatly improved and accuracy in the accuracy of criminal investigation. जब तक फिंगरप्रिंट के थ्रू आइडेंटिफिकेशन हमने करना शुरू नहीं किया था ना, तब तक तो बॉडी मेजरमेंट वाला ही चल रहा था कि हम बॉडी मेजरमेंट के थ्रू ही पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करते थे, राइट। इसके बाद जब फिंगरप्रिंट क्लासिफाई हो गए, 10 डिजिट क्लासिफिकेशन भी डेवलप हो गया, तब जाके जो एंथ्रोपोमेट्री है वो धीरे 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 डाउन होनी शुरू हुई थी। बट इस एरा में तो बहुत सुपर तरीके से चल रही थी एंथ्रोपोमेट्री, और हम क्रिमिनल्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उनके बॉडी मेजरमेंट्स ही लेते थे। Okay, now coming to 20th century. 20th century witnessed significant advancement in forensic science. The development of serology, study of body fluid, ballistic analysis, forensic entomology, which is study of insects, जिसकी हेल्प से आप postmortem intervals के बारे में पता लगा सकते हो। And then extended range of forensic techniques, the use of X-ray in forensic pathology become common, allowing this allow more detailed examination of injuries and other remains. तो ये सारे डेवलपमेंट्स हुए थे 20th सेंचुरी में। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद डीएनए रेवोल्यूशन। ओके, सो बिफोर understanding DNA revolution, one important thing that if you are preparing for UGC NET examination, that we offer a unique course जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। हमारे पीडीएफ नोट्स ना बड़े ही अमेजिंग है, आपको कोई भी फर्दर बुक वगैरह कवर करने की जरूरत नहीं है, वो कैरी करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप बस हमारे पीडीएफ अच्छे से पढ़ लो, डिफरेंट फेजेस में पीडीएफ मिलेंगे, राइट। जिस फेजेस के थ्रू मैंने आपको प्रिपरेशन करने बोला है, वैसे ही फेजेस के थ्रू आपको पीडीएफ मिलेंगे, एंड उसी के थ्रू ही आपको प्रिपरेशन करनी है। 100% इट विल बी इफेक्टिव। यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 10 यूनिट पेपर 1 में है, प्लस 10 यूनिट पेपर 2 में है। सो आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 150 क्वेश्चंस का, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेंगे। हम डिस्कस भी करेंगे, ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो अभी नया पैटर्न चल रहा है फोरेंसिक साइंस के यूजीसी नेट का, वो डिस्कस करेंगे। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको स्टोर पे क्लिक करना है, स्टोर पे क्लिक करके आप कोई सा भी कोर्स एनरोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आपको नीड है वीडियो लेक्चर्स की भी, आप 2999 का कोर्स एनरोल कर सकते हैं। दिस इज वन टाइम फी ओनली। आपको 6 महीने के लिए सिर्फ 2999 रुपए देना है, फर्दर कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। इट विल बी अ कंप्लीट पैकेज ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 यूजीसी नेट का कंप्लीट पैकेज यू विल गेट।
Okay, so don't waste your time if you are looking forward to prepare फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और सोच लिया है कि भाई दिसंबर वाला तो क्रैक करके ही रहेंगे, सो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है. सो इफ यू आर वेरी सीरियस फॉर यूजीसी नेट देन यू कैन एनरोल दिस कोर्स. आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन गाइडेंस भी मिल जाएगी, प्रिपरेशन करने का तरीका. यू कैन ऑल्सो मेक योर तरीका, है ना, ऐसा नहीं है कि मैं ही बताऊंगी, आप अपने तरीके भी क्या कर सकते हो, इन्वेंट कर सकते हो विच विल वर्क फॉर यू. इसके अलावा जो नोट्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन हैं, ये सारी चीजें I'll be there with you for that. Okay, so this is about it. Let's see the DNA revolution. DNA revolution क्या हुआ? One of the most important breathtaking development in the field of forensic science was a DNA revolution. बहुत सारे पहले के केसेस ऐसे हैं ना जो डीएनए हमको एनालिसिस आता नहीं था, हमने कभी यूज नहीं करा, तब इस वजह से बहुत सारे क्रिमिनल्स रह गए. और जब डीएनए हमने एग्जामिनेशन खोज लिया उसके बाद इतने सारे पुराने केसेस है ना जो कि सॉल्व हो गए. 50-50 साल बाद के भी केसेस जो है, क्राइम केसेस है, सॉल्व होके रखे हुए हैं हमें. बट पहले क्योंकि हमारे पास डीएनए एनालिसिस की टेक्निक नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो जो केसेस है ना वो एविडेंसेस होने के बावजूद भी, डीएनए एविडेंस होने के बावजूद भी हम लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे और उनको सजाएं नहीं मिलती थी. जब से हमने डीएनए एनालिसिस खोजा है तब से 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 साल पुराने केसेस भी सॉल्व हो चुके हैं. तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डीएनए एनालिसिस in the field of forensic science. In 1980s, the development of DNA profiling was seen. सर एलेक्स जैफरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है आपके फोरेंसिक साइंस फील्ड से. इसके अलावा भी इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है. इन्होंने हमें बताया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करना है. दैट अलाउज हाईली एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच इज बेस्ड ऑन यूनिक डीएनए प्रोफाइल्स. अब हमें ये पता है कि डीएनए तो यूनिक है, यस इट इज यूनिक, हर किसी का डीएनए अलग होता है, यूनिक होता है, और इसी को यूज करते हैं हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए. डीएनए एविडेंस रिवोल्यूशनराइज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड लेड टू दोज पीपल जो रॉन्गफुली कन्विक्ट हो गए उनको बचाया जा चुका, जो कन्विक्ट नहीं हुए उनको कन्विक्ट किया गया. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो कि लेट 90s में, 1980s की मैं बात कर रही हूँ. डिजिटल फोरेंसिक्स में बहुत स्पीडीली डेवलप हुआ. With the rise of computers and internet, digital forensic emerged as a critical sub-discipline. Yes, very true. So जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है कंप्यूटर्स की, मोबाइल फोन्स की, डिजिटल डिवाइसेस की, डिजिटल फोरेंसिक्स का भी इमर्जेंस साथ में हो रहा है. एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ digital forensics examine electronic devices and data that investigate cyber crimes, computer crimes, that is related to data breaches also. Then we have interdisciplinary approach. अब मैंने बताया हुआ है कि फोरेंसिक साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो आप हर एक चीज में रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जहाँ पे क्राइम्स नहीं हो सकते या क्राइम्स नहीं हुए हैं. तो जिस भी एरिया में क्राइम हुए हो और फिर जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो क्राइम सॉल्व करने के लिए, फोरेंसिक उसको कैप्चर कर ही लेता है. तो एक बहुत बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी है, ठीक है, which includes biology, chemistry, physics, computer science and all the other subjects and areas related to anything, literally anything. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और एक्रेडिटेशन की. तो देखो डेवलपमेंट हो रही है, क्वालिटी का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ये नहीं चाहोगे कि आपके रिजल्ट सही नहीं आए. आपको इथिकल वे में भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज आप डील कर रहे हो ऐसी चीजों से जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. किसी एक पर्सन को सजा हो सकती है, भले ही वो इनोसेंट है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है, जस्ट ऑन योर हैंड. तो इसी वजह से आपको हाईली एथिकल होना पड़ेगा, आपको बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा. इसी वजह से इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिटी कंट्रोल करो, आपकी क्वालिटी कंट्रोल करो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करो, एक्रेडिटेशन जो प्रोसेस है उसको इंश्योर करो, रिलायबिलिटी वैलिडिटी को फाइंड करो. एंड इस वजह से ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एथिकल रहना, वैलिड रहना, रिलायबल रहना. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फोरेंसिक साइंस में. यानी फोरेंसिक साइंस जैसे जैसे डेवलप हुआ हमको इसके बारे में पता चला ना कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है फोरेंसिक्स. सो दैट इज अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रेडिटेशन.
सो हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है. नेक्स्ट वी हैव टू सी डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस इन इंडिया पर्टिकुलरली, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. सो ये काफी लंबा भी है, आपको देख रहे हो, मैंने लिस्ट बनाई हुई है. वी हैव 20 हेड्स, राइट. तो ये हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दैट. एंड दैट्स अबाउट इट, दैट्स इट फॉर टुडे. जो हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक साइंस, ओवरऑल हिस्ट्री, and these were the key milestone. If you are interested to join our classes, you all are welcome. Join our classes, prepare for your examination and crack your UGC net JRF examination. Wishing you all the best, and thank you so much for watching this video, guys. Have a great day and take care of yourselves, and see you guys with the next video with another topic. Till then, take care. Bye bye.